तो ये हमारा पहले ट्यूबर्स, ये जो पोटैटो, ये हमने देखा पोटैटो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो कई सारे पोटैटोज में क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर जो आईज इस तरह से होती हैं। अगर इसी को आप वाटर प्रोवाइड करके या सॉइल प्रोवाइड करके करो तो उसमें से रूट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप प्लांट ग्रो कर सकते हो। एक नॉर्मल सी इन्होंने एक्टिविटी की है कि ये जो आईज थे उनको नहीं काट के, साइड साइड से काट के पोटैटो को इस पेट्री डिश में रखा कॉटन पे, और उस कॉटन पे थोड़ा सा वाटर अप्लाई किया, और वाटर अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर, काफ़ी मतलब कुछ थोड़ी देर नहीं, कुछ दिनों के लिए रखा उन्होंने, तो वहां से देखो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए, ट्यूबर्स डेवलप हो गए। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का तरीका है। लेयरिंग की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो लेयरिंग में क्या होता है, ये ब्रांच है, इस ब्रांच में हम लोगों ने उसको थोड़ा सा नीचे लिफ्ट करके सॉइल में सबमर्ज, सॉइल से दबा दिया। जैसे ही आपने दबाया तो वहाँ कुछ टाइम बाद आप जब देखोगे तो वहाँ से रूट्स डेवलप हो जाएंगी और अल्टीमेटली यहाँ से भी एक प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये लेयरिंग मेथड होता है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं ब्रांच में, तो आप कभी अगर आपने ऑब्जर्व ना किया हो तो कीजिएगा कि जो ब्रांचेस होती हैं, लीव्स ये जो हैं, इनमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसे हम बोलेंगे इंटर नोड। ठीक है, तो ये जो है, यहाँ पर भी आप जब इसको नीचे ग्रो कर रहे हो, देखो यहाँ पर भी यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये जो नोड रीजन होते हैं ये केपेबल होते हैं प्लांट को पूरा जनरेट करने के लिए। कहीं भी आप जब ग्रो कर रहे हो तो इस चीज़ का मतलब, कभी भी आप मिट्टी में ब्रांच डालो तो हमेशा याद रखना कि उसकी नोड अटैच, मिट्टी से, सॉइल से अटैच होनी चाहिए, क्योंकि नोड पोर्शन जो है वो रूट्स और ये सब डेवलप करने के लिए केपेबल होगा। वहीं मैं जो लीफ की बात आपको एग्जांपल दिया था ब्रायोफाइलम का, तो ये लीफ होती है, इसके ऊपर बड्स डेवलप होती हैं, तो आप इनको भी सॉइल में लगाओगे तो ये भी एक पूरे प्लांट, ब्रायोफाइलम के पूरे प्लांट को जनरेट कर सकती है। ठीक है, और हम लोग जो ग्राफ्टिंग की बात कर रहे थे, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये रोज में स्पेशली हम लोग यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर रोज का एक प्लांट येलो कलर के फ्लावर्स दे रहा है और एक जो है रेड कलर का फ्लावर दे रहा है, और हम देखना चाहते हैं इनका कॉम्बिनेशन क्या देगा, तो हम क्या करेंगे, एक का सेक्शन ले लेंगे और नीचे एक जो जिसका हमने ऊपर वाला सेक्शन कट किया है वो वैसा ही रहनेंगे, इसे बोलेंगे स्टॉक, और जो दूसरे प्लांट का हमने ये स्ट्रक्चर कट किया इसे बोलेंगे सेक्शन। इन दोनों को अटैच करेंगे और इन्हें टाई अप कर देंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये दोनों जो है अटैच हो गए होंगे और फिर प्लांट डेवलप होगा। ठीक है, रीजेनरेशन में क्या होता है कि अगर आप किसी भी पार्ट, इन जो ऑर्गेनिजम्स रीजेनरेशन करते हैं उनका कोई पर्टिकुलर पार्ट आप कट कर दो तो वो पार्ट उनका ग्रो हो जाता है, और जो कट किया है वो भी पूरे इंडिविजुअल में जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं रीजेनरेशन। बहुत कॉमन एग्जांपल आप लिजर्ड का देखिएगा, तो लिजर्ड का टेल कट हो जाता है तो वो टेल खुद डेवलप हो जाती है, क्योंकि वहाँ के सेल्स जो है वो रीजेनरेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है रीजेनरेशन का। हर सेल रीजेनरेट नहीं कर सकता, कुछ सेल ही कर सकते हैं। तो टेल, अगर आप अब सोचोगे अगर लिजर्ड रीजेनरेट करती है तो उसको बीच में से काट देते हैं, मर जाएगी। टेल पोर्शन जो होता है सिर्फ वो रीजेनरेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्लेनेरिया का एग्जांपल लेते हैं, तो प्लेनेरिया को 2 हाफ्स में कट किया। अब ये दोनों हाफ, ये जो लोअर हाफ था वो अपर हाफ बनाएगा, अपर हाफ लोअर हाफ बनाएगा, और ये दोनों 2 इंडिविजुअल्स में बन जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्लेनेरिया में एग्जाम्पल। इसी तरह स्टारफिश में भी होता है रीजेनरेशन। तो स्टारफिश को आपने बीच में से कहीं से भी कट किया और 2 इंडिविजुअल्स में क्रिएट हो गई। इवन आप अगर उसका एक आर्म कट कर दो तो वो भी पूरा जनरेट हो जाएगा, और ये जो कटा हुआ आर्म था वो पूरे इंडिविजुअल में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके होता है रीजेनरेशन का, और हर इंडिविजुअल रीजेनरेशन नहीं कर सकता, कुछ ही कर सकते हैं, और उनके अंदर भी स्पेशलाइज्ड सेल्स कर सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन स्पेसिफिकली किस में होता है, फंजाई में होता है, और फर्न्स, मोसेस, इन सब में होता है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बेसिकली फंजाई को ना स्पेसिफिक
इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलती। तो जब तक उसे एक फेवरेबल कंडीशन जैसे कि ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ठीक है, वो मिलेगा, वो जब भी प्रोपेगेट करती है। तो जब तक के लिए वो क्या करती है, गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती है और उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग स्पोर बोलते हैं। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, वो उस कंडीशन में प्रोपेगेट करना शुरू कर देगी। प्रोपेगेट मतलब वो स्पोर जो बनाया उसमें ब्रेक हो जाएगा, मतलब जो कवरिंग थी वो ब्रेक हो जाएगी और उसके अंदर के स्पोर्स फैल जाएंगे और वो एक एक स्पोर पूरा जो फंजाई का स्ट्रक्चर था वो बना देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो ब्रेड मोल्ड जो होता है, जैसे आपने देखा होगा अगर गर्मियों में अगर ब्रेड्स आप बाहर रख दो तो उनमें फंगस लग जाती है। तो वो रीज़न यही है कि गर्मी में ह्यूमिड इन्वायरमेंट में क्या होगा, आसपास फंजाई के जो है वो उसमें स्पोरेंजियम होता है, उनका पूरा कवर होता है, उसमें प्रेजेंट होंगे। अब फेवरेबल इन्वायरमेंट है, नीचे फूड मिल गया, ऊपर ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिला, इससे अटैच होने के बाद वो जो स्पोरेंजियम है वो ब्रेक होगा और उसके अंदर के स्पोर्स जो है वो स्प्रेड होंगे। जहाँ जहाँ वो गिरेगा स्पोर, वहाँ वहाँ वो अपना पूरा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे फंजाई का। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये है स्पोरेंजियम। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसके अंदर इस तरह स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी ये स्पोरेंजियम ब्रेक होगा और इसमें से ये स्पोर बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर होना चाहिए। तो अब हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्पोरेंजियम ये है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रांचेस रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। ये स्पोर स्प्रेड होंगे, ये जैसे इस फेवरेबल कंडीशन मिली इसकी कवरिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ये स्पोर्स एनवायरनमेंट में फैलेंगे, जहां जहां फैलेंगे वहां ये स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन जैसे यहाँ पर मशरूम का दिखाया है, तो इसके आसपास इन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है और ये स्पोर्स देखो, इतने सारे स्पोर्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं एनवायरनमेंट में और जहाँ जहाँ ये सेटल करेंगे वहाँ वहाँ ये पूरा अपना जो स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। ये हाइफा नीचे, ठीक है, यहाँ पर ये सब हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके अलग अलग मेथड्स के बारे में। तो यहाँ तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। तो जैसे कि हम लोगों ने जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा था तो उसमें हमने दो टाइप्स देखे थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जहन में आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेल डिवीजन हो रहा है, आपका काम पॉसिबल हो रहा है, मतलब पर्पस क्या है हमने पढ़ा था, क्यों रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो वो तो एसेक्सुअल से भी हो सकता है। तो हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है। ठीक है, तो हम जब अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जैसे कि व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन और ये सब पढ़ा था, तो एक टर्म यूज हुई थी वेरिएशंस। ठीक है, तो जो वो टर्म वेरिएशन थी जिसका मतलब था चेंजेस, जो किस टाइम आते हैं, जब सेल जो होता है वो अपने डीएनए को कॉपी करता है तो वो एग्जैक्ट कॉपी होना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो जब एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो रही तो थोड़े से चेंजेस, मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं डीएनए में, तो उन मॉडिफिकेशंस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। ठीक है, तो ये जो वेरिएशंस डीएनए कॉपी में आ रहे हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो होते हैं स्टोर होते हैं। अब इमेजिन करो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो ऐड करना है वो ये है कि ये वेरिएशंस हमारे सर्वाइवल के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं, काफी बेनिफिट्स होते हैं इनके। जैसे कि जो 100 साल पहले इंसान जिस एनवायरनमेंट में रह रहे थे, आज हम उस एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे। आज के टाइम का एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो चुका है पहले ज़माने से। फॉर एग्जांपल उस ज़माने में क्या था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, ठीक है, इतना डेवलपमेंट नहीं था, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थे, वहाँ पर
एनवायरनमेंट में ग्रीनरी ज़्यादा थी, CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में कम था, और अब क्या है, डेवलपमेंट हो गया है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है, तो पॉसिबल है बहुत आसानी से कि हमारे अंदर उस हिसाब से वेरिएशंस आ रहे होंगे, ठीक है। और वो वेरिएशंस जो आ रहे हैं वो हेल्प कोशिश कर रहे हैं कि हम जो अब प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो चेंजेस हैं उसके साथ आसानी से एडेप्ट कर सकें। इसीलिए वेरिएशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के भी सर्वाइवल के लिए। बट ये ज़रूरी नहीं है हर वेरिएशन जो है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर वो वेरिएशन नुकसानदेह होता है या फिर कॉपी करते वक्त जो चेंजेस आए उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो अच्छा वेरिएशन नहीं है तो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं। जो चेंजेस आए जाएंगे आपकी बॉडी में वेरिएशंस की वजह से, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, म्यूटेशंस कहेंगे। तो ये आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ये सारे हो गए। इवन अगर हम कैंसर का एग्जांपल लें तो कैंसर क्या है, कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं सेल में, जिसकी वजह से सेल डिवाइड करता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली जब डीएनए कॉपी हो रहा है तो उस टाइम वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये पहले बताना चाह रही थी कि वेरिएशंस क्या हैं। अब यहाँ इतना सारा वेरिएशन एक्सप्लेन करने का पर्पस अभी आपको पता चलेगा कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेनिफिशियल क्यों है ज़्यादा, या फिर लोग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडेप्ट क्यों करते हैं कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ तक बात कर ली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये जो वेरिएशन है उनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ किसका पार्टिसिपेशन है, सिंगल पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। वहीं हमें अगर डेफिनेशन अगर आपको याद हो कि अभी मैंने स्टार्टिंग जब की थी इस चैप्टर की, तो मैंने आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस बताया था, डिफाइन किया था कि क्या किस में होता है। हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो उसमें हमें पता चला था कि उसमें जो 2 पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब डीएनए कॉपी हो रहा है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जब अपना कॉपी कर रहा है, यहाँ से कॉपी हो रही है डीएनए की, तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में सिंगल पेरेंट है ना। तो अब आप खुद कंपेयर करो कि इसमें जो वेरिएशंस आएंगे वहीं जब 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, तो यहाँ पर इनके एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस एक पेरेंट के, यहाँ पर एक पेरेंट के एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस, और जब ये पार्टिसिपेट करके नई जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो रहा है, तो इन 2 वेरिएशन, ये जो इनके डीएनए में वेरिएशंस हैं उनका भी नया कुछ अलग तरह का वेरिएशन क्रिएट होगा, ठीक है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इस केस में वेरिएशंस ज़्यादा क्रिएट होते हैं और सर्वाइवल का जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर किया जाता है। अब हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने आगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम जिक्र कर लें। तो मैंने यहाँ देखें तो हमने क्या कर रहे हैं, डीएनए की कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए की जब कॉपी हो रही थी तो ये क्रोमोसोम्स जस्ट डबल हो रहे थे, है ना। तो अब ज़रा इमेजिन करो कि यहाँ पर डबल हो रहे हैं, वहाँ पर 2 पेरेंट्स हैं, अगर दोनों पेरेंट्स के फॉर एग्जांपल यहाँ पर n क्रोमोसोम है, ठीक है, 2n क्रोमोसोम है और यहाँ पर भी 2n क्रोमोसोम है। जब ये कंबाइन करेंगे तो जो ये ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, 4n, ठीक है। ये फिर इसके बाद जब ये किसी और जनरेशन के साथ कंबाइन करेगा और इमेजिन करो उसका भी यहाँ से 4n है क्रोमोसोम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8n हो जाएगा। तो इस तरह से तो गड़बड़ हो गई। हम जो क्रोमोसोम हम जो बोलते हैं कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पर, समझने आया। मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में भी हम ये बोलते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉपी होता है, ठीक है। तो ये कॉपी वाला केस यहाँ तो पॉसिबल है कि यहाँ पर जो
जेनेटिक मटेरियल है वो एग्जैक्ट वही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। बट वहां पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट है, तो सिंगल पेरेंट है, इसके इमेजिन करो 2 डबल हुए है ना, अब वो 2 एक इधर आ गया एक इधर आ गया, बट उस केस में क्या हो रहा है 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जेनेटिक मटेरियल डबल होना और उनका जेनेटिक मटेरियल डबल होकर ऑफस्प्रिंग में आना, तो क्या होगा आगे जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, है ना। और एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आगे जो जनरेशन बढ़ती जाएंगी उसमें उन लोगों में इतना जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा कि जो और सेल के अंदर, जैसे कि हमने सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह की बात करी थी, तो उनके लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। बट ऐसा तो है नहीं, हम लोग हैं यहाँ पर और हमारे पास जो सेल्स होते हैं, हम जितने भी आपको आसपास ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं सबके फिक्स्ड होते हैं। तो ये जो भी एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडेप्ट करते हैं, तो उनके केस में क्या होता है बहुत स्मार्टली चेंजेस आ गए। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशलाइज सेल ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं इसके केस में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये पूरा सेल डिवाइड होके 2 हाफ्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने वहां की प्रॉब्लम देख ली कि वहां पर अगर ऐसा होगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल एक्यूमुलेट, मतलब आगे वाली जनरेशन्स में डबल होता जाएगा, है ना। और ये होना इंडिविजुअल स्पेशी या जो भी है उसकी स्टेबिलिटी के लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने बात कर ली कि पहले हम फिर किस तरह करेंगे कि एग्जांपल अगर ह्यूमन का लें कि सबसे पहले इंसान था, उसके अंदर 2n क्रोमोसोम्स पाए जाते थे, फिर दूसरी जनरेशन जो आई उसमें 4n पाने लगे, फिर तीसरी जो आई उसमें 8n एंड सो ऑन, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं पता चल रही। लेकिन यही इस वजह से ये जो सेल्स होते हैं हमारे अंदर उसमें, मतलब इंडिविजुअल हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका नाम है गैमीट्स या फिर जर्म सेल्स, है ना। तो गैमीट्स या फिर जर्म सेल्स जो हम बोल रहे हैं, तो ये बहुत स्मार्ट होते हैं। नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है, 2n रहेगा, है ना। बट जर्म सेल्स और गैमीट्स जो होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ होता है, उन्हें बोलते हैं n, ठीक है। इसके बारे में भी अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। 2n का मतलब जब भी क्रोमोसोम पेयर में पाया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। और जब क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। तो गैमीट सेल्स या जर्म सेल्स जो होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनका नाम है गैमीट सेल्स या फिर जर्म सेल्स, वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और उनके जो क्रोमोसोम नंबर होता है जस्ट हाफ होता है और सेलों के, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जितने भी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो ये सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो भी है 2n, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में कितना होता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 23 पेयर। 23 पेयर क्यों बोला है? 46 टोटल क्रोमोसोम्स अगर हम पेयर की बात करें, क्योंकि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, तो इस तरह के पेयर में 23 होते हैं, ठीक है। तो इनमें से 22 जो क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन का एग्जांपल देकर बता रही हूँ, तो 22 क्रोमोसोम जो है वो सोमैटिक है, ठीक है। और जो एक बचा पेयर है ना, एक बचा जो है पेयर, वो ये सेक्स क्रोमोसोम्स बोले जाते हैं उनको, ठीक है। तो इसमें फीमेल और मेल के केस में अलग अलग तरह के होते हैं। XX फीमेल में पाया जाता है और XY मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड फॉर्म में आपको जो हमने जर्म सेल्स के बारे में बात की है वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि
अगर सबसे पहले अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ वेरिएशंस होते हैं और वो जो चेंजेस आ पाते हैं वो सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, वहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है कंपेयर टू एसेक्सुअल, ठीक है। उसके बाद अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब हम लोग डीएनए कॉपी की बात कर रहे हैं तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करने वाले ऑर्गेनिजम्स में जस्ट कॉपी हो जाएगी सारी सेल्स की, तो आगे वाली जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, जो कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए उन्होंने बहुत स्मार्टली सेल्स बनाई, स्पेशलाइज सेल्स जिन्हें जर्म सेल्स बोलते हैं, उनमें जस्ट हाफ नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जो हाफ नंबर किससे, जो कि नॉर्मल उस ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे उसका जस्ट हाफ जर्म सेल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जब फ्यूजन होगा तो जैसे कि जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म्स, ठीक है, तो वो एक्स और वाई इस फॉर्म में पाए जाते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स, और यहाँ एक्स सेल्स जो होते हैं वो एक्स और एक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब इनका फ्यूजन होगा तो इनका जो नॉर्मल नंबर है वो रिटेन हो जाएगा, ठीक है, पेयर में आ जाएंगे इस तरह, एक्स एक्स हो गया, इसी तरह एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ देखो जब गैमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड मतलब सिंगली प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जब फ्यूजन होता है तो नॉर्मल फॉर्म में रिस्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, तो जो सेल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल जो था उसमें कोई चेंजेस नहीं थे, कि जो गैमीट सेल्स हैं उनमें गैमीट सेल्स तो थे ही नहीं, और इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं था कि आप जब डिवाइड हो रहा है तो कुछ एक सेल में डिफरेंस हो और दूसरे पोर्शन में कुछ और डिफरेंस हो। बट यहाँ के केस में क्या होता है, जो ये एग सेल्स होते हैं उनके अंदर फूड रिस्टोर्ड होता है, क्योंकि जब आगे चल के ये फ्यूजन होने के बाद जब वो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, है ना। तो अब उसको ग्रो होने के लिए क्या ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो एग सेल्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े स्ट्रक्चर के होते हैं और उनमें थोड़ा सा फैट डिपोजिशन और ये सब होता है, जिससे कि इन फ्यूचर जब अगर वो फर्टिलाइज होता है तो फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके उस जाइगोट को। और स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो छोटे स्ट्रक्चर के होते हैं और मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका फंक्शन क्या है, फ्यूजन होना, ठीक है, एग सेल से, और आगे का जो रिस्टोरेशन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, वो सब कौन परफॉर्म करेगा, एग सेल्स करेंगे। तो अभी हम लोग आगे पढ़ने से पहले मैंने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की कि पहले ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स क्यों प्रेफर करते हैं, उसके बाद अगर जस्ट कॉपी हो जाएगा डीएनए का तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और वेरिएशंस की क्यों ज़रूरत है एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, और उसके बाद उस स्पेशलाइज सेल्स कौन से हैं और वो किस तरह से जो नंबर है क्रोमोसोम्स का उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन किस तरह हो रहा है इन सेल्स में, पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसके आगे हम लोग जैसे प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है, वो हमारा मेजर फोकस रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन से। तो सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस, अगर आप ये टर्म नहीं लगेगी, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरह से माइटोसिस है, ठीक है। मतलब एक सेल जो है पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ, है ना, और उसके बाद वो पूरे सेल्स जो है दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसके केस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है। क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ, तो XX था, XX का क्या हो गया, तो XX जो यहाँ है उसको हम अगर बनाए तो XX है ना, डबल जस्ट। अब क्या हुआ, दो सेल ही बन रहे हैं, तो ये वाला XX इसमें चला जाएगा, ये वाला XX इसमें चला जाएगा, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। जो पहले फर्स्ट जनरेशन में जो क्रोमोसोम नंबर था वही सेकेंड जनरेशन में रहा, सही है। इसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं
और ये माइटोसिस जो है वो कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, जो नॉर्मली हमारे सेल्स अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स जो ग्रोथ होता है, इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, अगर कोई सेल में इंजरी आ गई है तो या डेड हो गया है सेल, उसको रिप्लेस करने के लिए भी माइटोसिस होता है ना, रीजेनरेशन में भी माइटोसिस होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहला सेल डिवीजन का टाइप दैट इज माइटोसिस वो क्लियर किया कि वो क्या है, और हम उसे रिलेट कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब सेल डिवीजन हो रहा था ऑर्गेनिजम्स का, जैसे अमीबा का जब हमने एग्जाम्पल देखा था, तो वो आराम से आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि जो वो तरीका है वही माइटोसिस का है। अब आगे बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस जो होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं, जिनको हम लोग सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, उनमें होता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, एग सेल्स होते हैं और स्पर्म्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मियोसिस की वजह से जो क्रोमोसोम नंबर होता है, अगर ऊपर क्रोमोसोम नंबर, इस तरह एग्जांपल देख लेते हैं, XX था, है ना, तो नीचे जो जनरेशन आएगी उसमें क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो एक में X होगा और दूसरे में भी X होगा। ठीक है, तो इसमें मतलब 2N है, तो यहाँ पर N हो गया, हाफ हो गया, इसलिए जो ये होते हैं सेल्स, इन्हें हैप्लॉइड सेल्स बोलोगे आप, और ये वाले हो जाएंगे डिप्लॉइड। तो ये टर्म्स जो हैं वो याद रखनी जरूरी है। जैसे अब आप जब आगे पढ़ोगे तो वहां पर यही टर्म्स होंगी, डबल हो गया या सिंगल हो गया या हाफ हो गया, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड बोलेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आगे चल के, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें। नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और इस तरह के 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी हम लोग जब पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो 4 नंबर ऑफ सेल्स किस तरह क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, जर्म सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं, पहले माइटोसिस देख लेते हैं, दोनों के बीच में कंपेयर हुआ है, पहले एक एक करके देखते हैं। तो माइटोसिस जो है उसमें जो सेल है उसको हमने बोला पेरेंट सेल, उसमें सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट किया, मतलब ये एक एक फ्रेगमेंट थे, उनके डबल हो गए। ठीक है, अब ये जो डीएनए डिवाइड हो चुका है, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल जो है वो कॉपी हो चुका है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन सेल जो है वो डिवाइड होगा, और 2 डॉटर सेल्स में वो आ गया, मतलब डिवाइड हो गया, ये हुआ माइटोसिस। वहीं अब अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई एग्जैक्ट, वहीं पर वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं हो पाती। डीएनए रेप्लिकेट हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद सेल डिवाइड हुए, वो 2 में हो गए। अब इनके अंदर फिर से होगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, सिंपली ये दोनों यहाँ पर जो फ्रेगमेंट 2 थे वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, ऐसे समझते हैं। यहाँ पर रेप्लिकेट हुआ और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 2 पेयर इधर चले गए और 2 पेयर इधर चले गए, है ना, टोटल 4 हैं, 2 पेयर इधर चले गए, 2 इधर चले गए, तो ये कॉम्बिनेशन में थे। तो यहां तक जो है ये क्या थे, डिप्लॉइड सेल्स थे। ठीक है, डिप्लॉइड क्यों थे, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेयर में है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेयर है इनमें सेपरेशन आएगा। ठीक है, ये सेपरेशन मतलब ये जो क्रोमोसोम्स इस तरह से एक दूसरे से अटैच्ड हैं वो सेपरेट होंगे। ठीक है, सेपरेट होंगे तो एक ऐसे स्ट्रैंड आ गया, एक ऐसे स्ट्रैंड आ गया, यहाँ पर ये सेपरेट हुआ तो इसका भी ये स्ट्रैंड, ये भी स्ट्रैंड आ गया। ठीक है, अब ये स्ट्रैंड जो है रेप्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपली इस तरह सेल, मतलब जैसे ही सेपरेशन हुआ उसके बाद ये जो सेल डिवाइड होगा और सेपरेट होके हो जाएंगे। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं हुआ, इसलिए इसका दूसरा पेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और अब ये सेल्स क्या कहलाए जा रहे हैं, हैप्लॉइड।
क्योंकि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ है, मतलब वो पेयर में प्रेजेंट नहीं है। और इस तरह ये सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, इसी तरह जो दूसरा डॉटर सेल था वो भी 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, और टोटल नंबर देखा जाए सेल्स का तो कितना हो गया, 4 डॉटर सेल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि वहाँ डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद डॉटर सेल्स में डिवाइड होकर यहाँ खत्म हो गई कहानी। ठीक है, वहीं पर अगर ये बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, डॉटर सेल्स में डिवाइड हुए और ये डॉटर सेल्स फर्दर फिर से डिवाइड होते हैं और क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है, डिटैच होते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक दूसरे से, और फिर पेयर में नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस है। वहां पर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स क्रिएट होते हैं। क्रोमोसोम नंबर उसमें सेम रहता है, इसमें हाफ हो जाता है। तो यहाँ तक हमें सेल डिवीजन के बारे में पता चल गया। तो मियोसिस जो है हेल्पफुल है, किस लिए, क्योंकि जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वहां पर हमें आगे जब, क्योंकि अब ये जो सेल्स हैं इन फ्यूचर जब फ्यूज करेंगे, तो अगर इमेजिन करो कि ये सेल्स हैप्लॉइड की जगह क्या होते, डिप्लॉइड होते, मतलब ये क्रोमोसोम्स जो हैं ऑलरेडी ये पेयर में होता है ना, और ये फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्स करके बोल देती हूँ, अभी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्स एक्स। ठीक है, और अगर इन फ्यूचर ये प्रेजेंट होते एक्स एक्स में, एक हो गया ये। ठीक है, और दूसरा जो किसी और सेल से फ्यूजन हो रहा है, जैसे कि स्पर्म और एग का होता है, उसका ये फ्यूजन होता है। तो इमेजिन करो बनने क्या वाला था, एक्स 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 वाई, है ना। ये स्टेबल होगा ये जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन के लिए हम नहीं बता सकते, वो कॉम्बिनेशन बनता फिर जाके पता चलता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये सेल सिंपल एक्स एक्स में प्रेजेंट है, तो अब जब एक सेल फॉर एग्जांपल जब मेल गैमेटिक सेल जो है दैट इज स्पर्म, वो जब एक्स सेल से फ्यूज करेगा, ओवम से जब फ्यूज करेगा, एक्स या वाई जो भी है, ये हो गया ये हो गया, अब ये फ्यूज करेंगे इन फ्यूचर तो वो एक्स वाई बनाएगा, और एक्स वाई ही या फिर एक्स एक्स, जब अगर यहाँ पर वाई की जगह एक्स क्रोमोसोम आता है तो दोनों का फ्यूजन होकर एक्स एक्स बन रहा है। तो यही नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए मियोसिस जरूरी है। तो यहाँ तक हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा, पिक्चर क्लियर हो रही है कि क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है, और क्यों प्रेफर जो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों प्रेफर करते हैं कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इससे पहले पिक्चर मतलब ये थोड़ा सा जिफ और दिखाया हुआ है, तो ये हो गया माइटोसिस का, तो किस तरह से क्रोमोसोम्स हैं ऐसे हुए। ठीक है, अब ये सेपरेट हुए और 2 सेल्स में डिवाइड हो गए। तो ये जो अभी आपको ऐसे करके दिख रहा था वो स्पिंडल बोलते हैं उसको। तो वो देखो ये स्पिंडल क्रिएट हुआ, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बनने लग गए, अब उन सबको यहाँ पर इन्होंने चिपका लिया और ये 2 पेयर उधर ले जाएंगे, 2 इधर डिसॉल्व होंगे, फिर आगे चल के न्यूक्लियस फिर से बनेगा और फिर ये इंडिविजुअल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, वहीं पे अब ये माइटोसिस का मियोसिस का एग्जाम्पल है। वहां 2 सेल्स आगे के स्टेज से दिखाया है कि 2 में डिवाइड हुए, 2 के क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए, पेयरिंग नहीं हुई, सेपरेट हुए। ठीक है, अब सेपरेट होने के बाद और सेल्स बना दिए, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बने, 4। समझ में आया। तो इस तरह से माइटोसिस और मियोसिस परफॉर्म होता है।